भारत का एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन देश पाकिस्तान में घुसकर उसकी ही आर्मी में मेजर बनकर भारत की रक्षा की, पाकिस्तान की सारी साजिशें नाकाम की। उसका एक ही मकसद था, पाकिस्तान आर्मी के काले मंसूबों पर पानी फेरना और भारत को सुरक्षित रखना। ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस अफसर की, ब्लैक टाइगर, जिसका नाम सुनते ही आज भी पाकिस्तान कांप उठता है और जिसे हिंदुस्तान आज भी गर्व से याद करता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इतिहास में रविंद्र कौशिक जैसा जासूस शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। उन्होंने जो किया वो नामुमकिन सा लगता है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी ही वर्दी पहनकर वहीं से भारत की सुरक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला ये जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। 1971 में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। बदले की आग में जलता हुआ पाकिस्तान भारत पर हमले की साजिशें रच रहा था। खासकर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था। ये बात भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को अच्छी तरह पता थी और इसी खतरे को भांपते हुए रॉ ने एक जासूस को पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई। इस मिशन को पूरा करने के लिए चयन हुआ रविंद्र कौशिक का, जिसे जासूसी की दुनिया में ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में श्री गंगानगर में हुआ था। ये शहर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए देशभक्ति उनके खून में थी। लेकिन रविंद्र को फौजी बनने में कोई रुचि नहीं थी, वो तो एक कलाकार थे। 1973 में वो लखनऊ में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक में उन्होंने एक भारतीय फौजी का रोल निभाया था। उसी दिन उनका नाटक देखने रॉ के अफसर भी आए थे। उन्होंने देखा कि रविंद्र के अंदर एक अलग ही काबिलियत है। वो स्टेज पर रोते थे तो असली आंसू आते थे, गुस्सा करते थे तो आंखें लाल हो जाती थीं। जासूसी की दुनिया में इसे कहा जाता है इमोशनल सेगमेंटेशन। नाटक खत्म होने के बाद रॉ के अफसरों ने पूछा, क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र कौशिक ने एक पल में ही देश की सेवा के लिए हाँ कर दी। रविंद्र से कहा गया कि उन्हें दिल्ली आना होगा। इसके बाद वो अपने घर पर नौकरी का बहाना देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में रविंद्र कौशिक की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई। सबसे मुश्किल काम था धार्मिक तौर पर ढलना। रविंद्र ने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा, इस्लाम की बारीकियों को समझा, यहाँ तक कि उनका खतना भी करवाया गया। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। लाहौर की गलियां, कराची के बस रूट्स, सब कुछ उनके दिमाग में छप गया था। वो पूरी तरह तैयार थे। अब रॉ को भरोसा हो गया था कि रविंद्र कौशिक पूरी तरह से तैयार हैं। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने बॉर्डर पार किया और पाकिस्तान पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने वहां अपनी पहचान पक्की करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लॉ की पढ़ाई शुरू की और अपनी डिग्री पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की। तभी किस्मत ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। रॉ से हरी झंडी मिलते ही रविंद्र ने अप्लाई किया। ये उनकी जबरदस्त काबिलियत ही थी कि उन्होंने पहले ही प्रयास में इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड अफसर के तौर पर तैनात किया गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेना की नब्ज होता है। फौज टैंक कहाँ भेज रही है, नए बंकर कहाँ बन रहे हैं, परमाणु वैज्ञानिकों को कितनी सैलरी मिल रही है, ये सब जानकारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होती है। इस पद पर रहते हुए रविंद्र ने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी और हर जानकारी भारत भेजते रहे। उस दौर में आज जैसा हाईटेक कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए एक जासूस का काम और भी जानलेवा था। अपनी रिपोर्ट्स भेजने के लिए रविंद्र को पोस्टल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था। वो इनविजिबल इंक से खत लिखते, जिन्हें पहले कुवैत या दुबई भेजा जाता था, और वहां से भारतीय एजेंट्स उन्हें दिल्ली पहुंचाते। अपनी कवर को और मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां शादी भी कर ली। उनकी पत्नी का नाम अमानत था, जो एक स्थानीय लड़की थी। उनका एक बेटा भी हुआ। अब नबी अहमद शाकिर पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुके थे। किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स असल में भारत का जासूस है। उनकी पत्नी को भी ये बात नहीं पता थी। एक तरफ वो भारत के लिए अपना फर्ज निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी काबिलियत से पाकिस्तानी अफसरों का भरोसा जीत रहे थे। इसी मेहनत का नतीजा था कि जल्द ही उन्हें तरक्की मिली और वो मेजर बना दिए गए। 1979 से 1983 तक का समय रविंद्र कौशिक का सुनहरा दौर था। वो रॉ को ऐसी खबरें भेज रहे थी जो किसी और के लिए नामुमकिन थीं। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी।
उस वक्त डॉक्टर AQ खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। रविंद्र ने कहूता रिसर्च लैब्स और परमाणु हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी। इसके अलावा वो आर्मी मूवमेंट की खबरें भी देते थे। उनकी वजह से भारत ने कई बार पाकिस्तान के अचानक हमलों को रोका। राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली कई साजिशें उनकी वजह से नाकाम हुईं, जिससे हजारों हिंदुस्तानी सैनिकों की जान बची। उनकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक और कीमती थीं कि जब ये रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया। पाकिस्तान में रहते हुए वो 3 से 4 बार भारत भी आए थे। जब भी उन्हें आना होता, रॉ उन्हें पहले दुबई बुलाती और फिर वहां से भारत भेजती थी। अपने माता पिता को उन्होंने बता रखा था कि वो दुबई में नौकरी करते हैं, ताकि किसी को शक ना हो। वो अपने परिवार को अक्सर चिट्ठियां भी लिखते थे। इस तरह खतरा उठाते हुए उन्हें पाकिस्तान में 8 साल हो चुके थे। सितंबर 1983, रॉ को रविंद्र तक कुछ जरूरी संदेश पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने एक नए और कम तजुर्बे वाले एजेंट को चुना, इनायत मसीह को। जैसे ही इनायत पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नज़र उस पर पड़ गई। इनायत मसीह को पकड़ लिया गया। सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में उस पर भयानक टॉर्चर किया गया। वो टूट गया। दर्द के मारे उसने उगल दिया कि वो एक बड़े एजेंट से मिलने आया है जो पाकिस्तान आर्मी में है। इनायत ने बता दिया कि मेजर नबी अहमद असल में रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक हैं। पहले तो पाकिस्तानी अफसरों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि नबी का पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है। इससे उनका शक और गहरा हो गया। बिना सबूत के उन्हें पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए एक जाल रचा गया। इनायत ने रविंद्र को मिलने के लिए एक चाय की टपरी के पास बुलाया। रविंद्र को इस जाल का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो वहां चले गए। जैसे ही दोनों ने बातचीत शुरू की, वहां छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने सब देख लिया और रविंद्र को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियालकोट ले जाया गया। वहां उनके साथ जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 1983 से 1985 तक लगातार 2 साल उन्हें भयानक टॉर्चर दिया गया। टॉर्चर इतना बुरा था कि उन्हें लगने लगा इससे अच्छा तो मर जाना है। लेकिन ISI के अत्याचारों के बावजूद रविंद्र कौशिक नहीं टूटे। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वो भारतीय फौज से जुड़े राज बता देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने सारे राज अपने सीने में दबाए रखे। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अगले 16 साल रविंद्र पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रहे। जेल के हालात बेहद खराब थे। एक छोटी सी कोठरी, खराब खाना, बीमारी। उन्हें TB हो गई, दिल की बीमारी भी हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि उनका अपना देश, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी, अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो सरकार कह देती है, हम इस आदमी को नहीं जानते। भारत सरकार ने भी यही किया। रविंद्र कौशिक को आधिकारिक तौर पर अपनाने से मना कर दिया गया, लेकिन रविंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चुपके से अपने घर वालों को चिट्ठियां लिखीं। तब उनके परिवार को पहली बार पता चला कि वो दुबई में नौकरी नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान में एक जासूस थे। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? परिवार ने सरकार से बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रविंद्र कौशिक 18 साल तक पाकिस्तानी जेलों में सड़ते रहे। एक और खत में उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट जाता। अमेरिका और इजराइल अपने एजेंट्स को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, कैदियों की अदला बदली करते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक के लिए कोई डील नहीं हुई। 21 नवंबर 2001, ठंड का मौसम, मियांवाली जेल की ठंडी दीवारें, ब्लैक टाइगर की सांसें थम गईं। TB और हार्ट फेलियर ने उनकी जान ले ली। वो सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत पर ना कोई सलामी दी गई, न उनके जिस्म पर तिरंगा उड़ाया गया। उन्हें जेल के पीछे एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। आज शायद वहां कोई निशान भी नहीं है कि वहां भारत का सबसे बड़ा जासूस सोया हुआ है। पीछे रह गया उनका परिवार। जयपुर में उनके पिता अपने बेटे के इंतजार में ही गुजर गए। उनकी मां आमला देवी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। वो प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखती रहीं, बस एक उम्मीद में कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। 2006 में वो भी अपने बेटे से मिले बिना दुनिया छोड़ गईं। काफी संघर्ष के बाद सरकार ने परिवार को नाम मात्र की पेंशन दी। उनके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि सरकार रविंद्र के काम को स्वीकार करे। जब फौजियों को इतना सम्मान मिलता है तो सब कुछ छोड़कर दुश्मन के देश में काम करने वाले जासूसों को क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई यही है,
पकड़े जाने के बाद जासूस का कोई देश नहीं होता। वो जिस देश के लिए जान देता है उसे उस देश की पहचान तक नहीं मिलती। रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी हिम्मत और उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।